हेलो गाइस, सो हमारा लास्ट वीडियो इलेक्ट्रोस्टेट्स एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स पे था. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द कूलम्स लॉ. लास्ट वीडियो हमने काफ़ी लंबा लिया, एक्चुअली 1 आवर 21 मिनट्स इट टुक. सो एज ऑफ माय एम नाउ कि हम थोड़ा सा सिलेबस को जल्दी जल्दी फिनिश करें, थियोरेटिकल पार्ट को, ताकि अपन क्वेश्चन पार्ट पे और जो जी एंट्रेंस नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ. सो मैं थ्योरी पे थोड़ा सा कम करके आपको अच्छे एक कंसेप्ट क्लियर करके चीज़ों को उस पर लाता हूँ ट्रैक पे. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस विथ यू द कूलम्स लॉ. जस्ट कुछ लाइन्स हम एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे. Coulomb's law is a quantitative statement about the force between 2 point charges. So just Coulomb's law ने कुछ नहीं किया, बहुत बड़ी चीज़ करी, ऐसा नहीं कुछ नहीं किया. उन्होंने एक लॉ लिखा कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन. तो उसको कैसे नापा जाए, उसको कैसे क्वांटिटाइज किया जाए, ये कूलम्स ने स्टेट किया. सो पॉइंट चार्जेस के बारे में मैं आपको मेरे पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि पॉइंट चार्ज क्या होता है. दिस इज़ द पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव. अब इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हमको या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, इसको कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए कूलम्स ने लॉ दिया. कूलम्स ए वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. हिज फुल नेम इज चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम. ओके, so I'll come to the point. When the linear size of a charged bodies are much smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as a point charges. जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और लीनियर, इनका कहने का मतलब है कि पॉइंट चार्जेस को हम लाइक ऐसा बहुत बड़ा मास है तो हम उसके मास को इतना ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस एंड काफ़ी ज़्यादा है और बहुत पॉइंट है, तो हम उसको एज अ पॉइंट चार्ज assume करेंगे. So this is a point charge, this is a point charge, maybe this is the charge Q1, maybe this is the charge Q2, and there is some distance between these two charges. Maybe we can take it as R. R is the distance between two these charges. So Coulombs ने हमें फॉर्मूला दिया कि हम इस फोर्स को, maybe it's a force of attraction और maybe it's force of repulsion, डिपेंड करता है चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या फिर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है. सो उसके लिए उन्होंने लॉ लिखा. कूलम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट इट वेरीड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड एक्टेड अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. बस इस स्टेटमेंट को हमको याद रखना है, क्योंकि मे बी आपसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में शायद इसकी डेफिनेशन पूछी जाए. सो हम प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड के लिए भी, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी. सो हमको सारी पर्सपेक्टिव पे, सब डायरेक्शंस में सोच के चीज़ों को समझना होगा. सो वेयर दे स्टार्टेड द डेफिनेशन, आई विल स्टार्ट underlining from here. Coulomb measured the force between 2 point charges, found that it varied inversely. उन्होंने फाउंड करा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जो फोर्स है उसको मैं F से डिनोट करूँगा. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है product of the magnitude of the two charges. So it is inversely proportional to the square of the distance between them, that is R square. R is the distance and the charges, and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. Directly proportional होगा, Q1 हो गया, Q2 हो गया. प्रोपोर्शनलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ. अगर कोई चीज़ किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, और अगर कोई चीज़ किसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसके लिए ये होगा. सो अब हमारे पास में यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं. अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल्स टू करके एक K कांस्टेंट आएगा, दैट इज K
Q1 Q2 is the magnitude of the two charges and R square, R will be the distance between the two charges. So आगे बढ़ते हैं. Inversely proportional acted along the line joining the two charges. Okay. So thus is 2 point charges Q1 Q2 are separated by a distance R in a vacuum. हम इसको वैक्यूम मानते हैं कि वैक्यूम में यहाँ पे कोई एयर ऑक्सीजन कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा वैक्यूम होगा. सो दैट इज़ इम्पॉसिबल, बट वैक्यूम के लिए हम उसको एज्यूम करते हैं फाइनेस्ट कंडीशंस में. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F बिटवीन देम इज गिवन बाय दिस. एंड इस मॉड्यूलस का मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देखा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे Q1 शायद नेगेटिव हो सकता है, Q2 पॉजिटिव हो सकता है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो माइनस में आएगा. बट फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो नॉट स्केलर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड ऑन द थिंग. बट हम यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन को नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं. आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड कूलम अराइव एट दिस लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट? कूलम यूज टॉर्शन बैलेंस. उन्होंने कैसे इस चीज़ को नापा और कैसे इस चीज़ को करा, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस मेटेलिक स्फीयर्स, टू मेटेलिक स्फीयर्स लिए. व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर इज मच लार्जर देन द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, द चार्ज स्फीयर में बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट चार्जेस. जब ये जो रेडियस होगा, ये सपोज ये R1 है और ये R2 है, ये बहुत छोटे हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो हम इनको नेगलेक्ट कर देंगे इस डिस्टेंस को, और हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बी R. So okay, when the separation, okay, the charges may be regarded as point charges. The charges on the sphere were known to begin. How then we can discover the relation like equation में? तो इन्होंने equation कैसे बनाई? Coulomb thought the following simple way. Suppose the charge or metallic sphere is Q. If the sphere is put in contact with the identical uncharged sphere, the charge will spread over the two sphere. अगर एक स्फीयर है जो चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दूसरा स्फीयर है जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, उनको हम टच करेंगे तो चार्ज सेपरेट होएगा, डिस्ट्रीब्यूट होएगा. ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर. हम इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेते हैं. द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर. बाय सिमेट्री द चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी Q/2. बाय सिमेट्री ये चार्ज आधा आधा, अगर हम इनको टच कर देंगे यहाँ पे लाके कहीं पे, तो ये आधा आधा Q/2 से आधा आधा फैल जाएगा. रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट चार्जेस Q/2, Q/4 एक्सेट्रा. अब हम उसी चीज़ को वापस से दूसरे स्फीयर से टच करेंगे तो Q/2 की जगह Q/4 हो जाएगा. वो अब कैसे होगा? जैसे ये Q/2 है, कंसेप्ट पे क्लियर करते हैं. तो Q/2 का हमारे पास चार्ज यहाँ पे है और एक यहाँ पे अनचार्ज है. अब हम इन दोनों को पास में लेके आते हैं, तो ये पास में आ गए, तो वापस से चार्जेस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये Q/4 हो गया, ये Q/4 हो गया. सिंपल सा मैथमेटिक्स है. ओके. Coulomb's law, simple mathematical statement, was initially experimentally arrived at the manner described above. While the original experiment established it at a macroscopic scale, it also has been established between on the subatomic level. subatomic level पर भी उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट से ही निकला. सो हम इस फॉर्मूले को जेन्युइन मानते हैं. Coulomb discovered his law without knowing the explicit magnitude of the charge. In fact, it is other way around. Coulomb's law can now be employed to furnish the definition for a unit charge. A unit charge means one charge. In the relation of equation, K is so far arbitrary. K is an arbitrary constant. We can choose any positive value of K. The choice K determines the size of the unit charge. In the SI units, the value of K is about 9 into 10 to the power Newton meter square by Coulomb square. ये इन्होंने K की यूनिट निकाली, तो हम एक बार इसको नोट कर लेते हैं. दिस कैन बी नोटेबल. K is equal to 9 into 10 to the power 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। अगर मैं आपको इसकी यूनिट निकालना सिखाऊं तो बस जस्ट सिंपल सी चीज़ है, फोर्स है, के है, Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसा यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर। ये के की के ऐसे कैसे ही रहेगा। Q1 एंड Q2 हम कूलम ऑलरेडी सर्च हम देख चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो ये C स्क्वायर हो गया। और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूटन। तो अगर अब मैं इस के को इस तीन चीज़ों को उधर ले जाऊँगा तो के की मुझे क्या यूनिट मिलेगी, दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एंड उसकी वैल्यू कितनी आई इन वैक्यूम, 9 × 10⁹ okay. So the unit of the charge can be result from the choice called the coulomb, which we have defined earlier in section 1. Putting the value of k, we see that Q1 Q2 and R okay. अब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर फोर्स निकालना चाहें जहाँ पे एक कूलम का चार्ज होगा, ये यहाँ पे होगा, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, दैट इज SI यूनिट ऑफ दिस, ये चार्ज है 1 कूलम, ये चार्ज है 1 कूलम। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी और फैन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी K Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। K हमारा क्या है, 9 × 10⁹ Q1 and Q2 will be coulomb square and R will be meter square, and this is force, and force की यूनिट हम ऑलरेडी जानते हैं। हम अगर यहाँ पे इसकी K की यूनिट लिखेंगे तो K की यूनिट क्या थी, यहाँ पे न्यूटन आ रहा है, यहाँ मीटर स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ कूलम स्क्वायर आ रहा है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन विल बी रिमेनिंग। So we will get 9 × 10⁹ Newton of force between the two unit charges having the distance between 1 meter. That is this. 1 coulomb is the charge, 1 coulomb is the that is the same thing we have to. You can go to the next page. 1 coulomb is evidently too big a unit to be used in practice in electrostatics. One uses smaller units like 1 microcoulomb or 1 micro. The constant K is usually put as K is 1/4πε0. This term is known as ε0 for letter convenience, so that Coulomb's law is written as, हम K की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं इनके थ्रू, F is equal to K Q1 Q2 modulus of and then upon it is R square। K की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 and then Q1 then Q2 and then it will be R square, and this is force। ε0 is called as permittivity of free space। ये एक फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड करती है। मे बी मीडियम इज़ वाटर, मे बी मीडियम इज़ समथिंग, कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, कोई सी भी एयर हो सकती है, और मे बी वैक्यूम हो सकता है। फ्री स्पेस को हम वैक्यूम लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ε0 इज द वैक्यूम। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट्स पे आ गए, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ε0 इन SI यूनिट्स इज, इन्होंने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करी है ε0 की पाई के टर्म्स में एंड 4π के टर्म्स में, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ε0 will be equal to 8.854 × 10⁻⁻12 coulomb square Newton minus 1 meter square। Okay, then since force is a vector, force is a vector quantity, it's not a scalar quantity। By mistake I have told, I think before, that is a scalar। vector means this चीज़ की डायरेक्शन हो, एंड स्केलर मीन्स जो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जिसकी कोई डायरेक्शन हो। सपोज यहाँ डायरेक्शन हो, यहाँ डायरेक्शन हो, यहाँ डायरेक्शन हो, यहाँ डायरेक्शन हो, सो फोर्स की डायरेक्शन होगी।
हो सकता है ये दोनों है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी अपोजिट हो। और अगर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। सो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सो विल गो टू denote force on Q1 due to Q2 by F12। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने कैसे रिप्रेजेंटेशन किया है, हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। कि वापस से यहाँ पे हम दो चार्जेस लेते हैं, दिस इज Q1, दिस इज Q2, इनके बीच में डिस्टेंस R है एंड F of 1 on 2। तो कैसे लिख रहे हैं ये, we denote force on Q due to Q2। Q1 के ऊपर Q2 के थ्रू कितना फोर्स लग रहा है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। Q2 के ऊपर Q1 की तरफ से कितना फोर्स लग रहा है एंड Q1 के ऊपर Q2 की तरफ से कितना फोर्स लग रहा है। सो इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होएगा। फोर्स ऑन 1 जो चीज़ पहले आ रही है, फोर्स ऑन 1/2 सेकेंड चार्ज की वजह से, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज की वजह से Q2 पे कितना चार्ज आ रहा है वैसे कैलकुलेट हो जाए। The 2 point charges Q1 Q2 have been numbered as 1 and 2 and convenience in the vector leading from 1 to 2 is denoted by R21। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये R1 है, ये R2 है और यहाँ पे इन्होंने सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाया है और आप देख सकते हैं डायग्राम में कि कैसे इन्होंने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कैसे कैलकुलेट किया है और कैसे चीज़ों को समझा। ये मैथमेटिक्स का है। द सेम द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1 इज डिनोटेड बाय R1 R2। हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो R से 2 1 तो कैसे करेंगे, R2 माइनस R1। यहाँ पे हम डायग्राम से समझ सकते हैं, ये है सपोज ये कोई पॉइंट है, हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, तो इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस R1 होगी, ये वेक्टर की होगी। यहाँ पे मैं ट्रायंगल लॉ नहीं लगा रहा हूँ, ये वेक्टर्स है, तो यहाँ पे डिस्टेंस अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। R21 है तो R2 माइनस R1 होगा यहाँ पे। ये आपको मेरे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में समझ में आएगा कि ये चीज़ को हम R2 माइनस R1 कैसे लिख रहे हैं। So in the same way the vector leading from 2 to 1 is denoted by R1। R12 means R1 minus R2 can be minus R21 क्योंकि डिस्टेंस तो दी रहेगी बट ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे माइनस का डायरेक्शन लग जाएगा। ये R21 है, दिस बोथ आर सेम। अगर हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ मैंने ऐसे कैसे ली। ठीक है, अगर मैं एक माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करूँ, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मुझे R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालनी हो तो ये माइनस इसमें गया, प्लस हो गया R1, ये माइनस इसमें गया, यहाँ पे माइनस ये हो गया R1 R2, दिस विल बी माइनस R2 एंड दिस इज व्हाट R1। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय यूनिट ऑफ वेक्टर अलोंग द वेक्टर टू डिनोट द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। We define the unit vectors
यूनिट वेक्टर्स एक होते हैं कि एक जस्ट एक यूनिट की सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, दैट इज यूनिट वेक्टर्स। वी डिफाइन द यूनिट वेक्टर्स, कैसे डिफाइन कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स को देख लेते हैं। R21 वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर के लिए इन्होंने यहाँ पे सिंपल सा एरो यूज किया है। दिस इज R21 डिवाइडेड बाय R21 एंड फॉर R12 दिस इज डिवाइडेड बाय R12 डिवाइडेड बाय R12 एंड यूनिटली इसको प्रिसाइज करने के लिए कैसे किया है R21 minus R12 Coulomb's force law between 2 point charges given to located at a distance R1 and R2 respectively is then expressed as like this. Force on 2 by y by force on the charge 2 due to charge 1 can be calculated as 1 upon 4 pi epsilon naught k की वैल्यू हमने डिसाइड कर ली है, ये 1 की ड्यू नॉट डिसाइड की है जो निकाली है उन्होंने R21 एंड देन इसका स्क्वायर एंड देन यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन, ठीक है। सो इक्वेशन 1.3 is valid from any sign for any sign q1 q2 whether positive or negative if q1 q2 are the same sign either both positive or both negative f21 is along r21 which denotes repulsion as it should be for like charges if q1 and q2 are opposite sign f21 ये वही सब चीज़ें हैं जिसको ये डायरेक्शन बता रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। F12 है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये चीज़ हमको समझ में आ सकती है कि इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये जो फोर्स फील कर रहा होगा इसकी तरफ से वो एक अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा होगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड ये जो फोर्स फील कर रहा होगा ड्यू टू दिस चार्ज दैट विल बी ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ये दोनों इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों जो फोर्स फील कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में फील कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे साइन माइनस है। फोर्स फीलिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी द नेगेटिव ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, सेम ही। ओके, हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3। एग्जाम्पल 1.3 Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between 2 stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges। आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, 10th या फिर 9th क्लास में भी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा। ये कुछ थोड़ा सा हमको उसी के सिमिलर लगता है। हमारा वाला फॉर्मूला क्या हुआ करता था, F इक्वल टू के m1 into m2 divided by r square, where m1 and m2 is the mass of the two bodies, r is the distance between those two bodies and k will be the constant। Similarly हम यहाँ चार्जेस के बीच में फोर्स, बट यहाँ पे चार्जेस है, वहाँ पे मास था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। ओके, तो यहाँ पे g आता था, दैट इज g। अब देखते हैं इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा। Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude for an electron and a proton for 2 proton। ओके, हमारे से यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को कंपेयर करो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए और 2 प्रोटॉन के लिए। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका ए पार्ट पे जाते हैं। ए पार्ट में हमको क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहाँ पे ई यूज़ कर देता हूँ, एक यहाँ प्रोटॉन होगा तो मैं इसके लिए प्रोटॉन यूज़ कर देता हूँ। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर एनीवे पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस इज प्रोटॉन। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी आर। और अगर हम कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एफ लिख के
ये हो गया हमारा। एंड हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, तो हम उसको सिंपल ई स्क्वायर लिख सकते हैं। हम जस्ट वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड एंड ई की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारे पिछले टर्म्स में, दैट इज ई 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम प्रोटॉन के लिए भी होगी बट वो पॉजिटिव में होगी, और हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं एज वी नो, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम फोर्स के लिए यहाँ पे ई लिख देते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, और एफ जी हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। ओके, तो हमारा एक बार वापस से लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, एफ ई इज इक्वल टू, एक माइनस तो आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक आ गया एफ ऑफ जी, दैट इज ऑल्सो इन negative direction they have taken, mass of proton, mass of electron upon r square. The electric force between electron and proton and distance r part is this one, where the negative sign indicates the force is attractive. यहाँ पे नेगेटिव साइन हमको ये इंडिकेट करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। एक्चुअली हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना था, बट हम यहाँ पे साइन से ये इंडिकेट करेंगे कि ये रिपल्सिव फोर्स है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। अभी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बट अगर हम मैग्नीट्यूड नहीं लेते तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या यूज़ होगा, नेगेटिव, प्रोटॉन के लिए क्या यूज़ होगा, पॉजिटिव। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा कब हमको मैग्नीट्यूड लेना है, कब हमको डायरेक्शन लेना है। हमको माइनस से पता चलता है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको माइनस से पता चलता है कि दो बॉडीज़ के बीच में जो है वो भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फोर्स between two bodies, where the negative sign indicates the force is attractive, the corresponding gravitational force is always attractive, gravitational force हमेशा attractive होता है, and electron and proton के बीच में distance है, ये भी force is attractive, where me is the mass of proton and electron as I told, and अब इसको compare कैसे कर रहे हैं, इन्होंने क्या करा है कि इनको डिवाइड कर दिया है, जस्ट कंपेयर करके। अब उन्होंने हमको माइनस करने के लिए तो नहीं बोला है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका डिवाइड कर रहे हैं मॉड्यूल्स को। एफ ऑफ ई मीन्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, हम सबकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड डिवाइड में हमारे क्या चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम वैसे के वैसे लिख देते हैं माइनस क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल से मैथमेटिक्स से हम जानते हैं, मैथ्स पे भी डिस्कस करेंगे, मैं मेरे मैथ्स पे ट्यूटोरियल्स भी लाऊंगा जहाँ पर आपको वो चीज़ें भी क्लियर होंगी। फ्रॉम स्टार्ट ऑफ 11 12 टू कैलकुलस, इंटीग्रेशन, पूरा मैथ्स में आपको पढ़ाऊँगा। ये आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, डिस्टेंस कैंसिल हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास में क्या बचा, ये जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ ऊपर जाएगी, कौन सी चीज़ नीचे जाएगी, सब कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये कंपैरिजन हम कैसे लिख रहे हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू, एंड दिस विल बी द वेरी यूजफुल न्यूमेरिकल फॉर यू पीपल। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। ये 2 से 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे ई स्क्वायर हमारा वैसे कि वैसे ही रहेगा, हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन इधर रह गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, बाकी डिस्टेंसेस कैंसिल हो चुकी है। अब शायद हमको ऐसा लगता है कि हमको इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ पता है। मास ऑफ प्रोटॉन हमने 11th क्लास में पढ़ा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, ये ई की वैल्यू हमको पता है।
तो हम इन सब वैल्यूज़ को लिख लेते हैं एंड देन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो वी विल बी एबल टू कंपेयर दिस टू फोर्सेस विद द यूनिट चार्जेस, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ई की वैल्यू क्या थी, वापस एक बार पीछे देखते हैं. आपको याद हो जाएगी न्यूमेरिकल्स कर करके. 1.602 में पूरा लिख लेता हूँ इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3.14. हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको 22/7 भी लिख सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो पाई 22/7. एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट अभी करी थी, वो है 8.854. ये कुछ कॉन्स्टेंट्स रहेंगे जो आपको याद करने रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आप इन्हें भूलेंगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी. कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आपका आंसर गलत आएगा. सो हमको नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू शुड रिमेंबर कंपल्सरीली, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी. सो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट यू हैव टू चेक वंस इन योर, बिकॉज यहाँ पर भी नहीं है, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, मैंने कहा नहीं है पहले से, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. तो वहीं पे लिखा हुआ है. ये 7 को मैं ऊपर ले जाऊँगा, वापस से इसको इक्वेशन पे लिखूँगा 02192 इंटू 10⁻⁻19. दिस इज स्क्वायर, दिस इज अपॉन 4, दिस इज इंटू 22, दिस इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12. मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आपको क्वेश्चंस में दिया होता है, बट कहीं नहीं दिया हो तो आपको वो चीज़ याद रखनी चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है. मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg. ये सब वैल्यूज़ मुझे याद हुआ करती थी जब मैं न्यूमेरिकल्स IIT के लिए रेडी किया करता था और पढ़ा करता था. करेंटली आई एम सीइंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन. अब हमारे सामने सारी चीज़ न्यूमेरिकल है और बस अब हमको इसको कैलकुलेट करना है. सो डोंट यूज़ कैलकुलेटर्स. आप कैलकुलेशन आपकी बहुत मजबूत रखिए, ऐसा पॉइंट हटाइए, यहाँ से चीज़ हटाइए और इस चीज़ को कैलकुलेट. मैं मैथमेटिक्स में आपके कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों को फास्ट कैलकुलेट किया जा सकता है. ये 10⁻⁻19 है, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा. हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे, कम से कम करेंगे और इन दी एंड जब आप इसको सही से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.3 इंटू 10⁻36. सो ये क्या कंक्लूड करता है, हाउ में इट मे मेंशन हियर दैट साइंस ऑफ द टू फोर्सेस आर डिफरेंट फॉर टू प्रोटॉन्स इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस. द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ दिस फोर्सेस बिटवीन इनसाइड द न्यूक्लियस are this is this, and the ratio of the two forces shows that electrical forces are enormously stronger than the gravitational forces. ये चीज़ कंक्लूड कर लीजिए कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो उस एटम के अंदर है वो स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स. क्यों? क्योंकि उनके रेशियो में यहाँ पे ये चीज़ 1.3 इंटू 10⁻36 है, Fe/Fg. ये कैलकुलेशन पर आप नहीं अटकिएगा, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और ये मैथ्स में बहुत अच्छे से की जा सकती है और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं. मैं आपको सिखाऊंगा मेरे मैथ्स के ट्यूटोरियल्स. अगर मैं Fe को ये रख देता हूँ और Fg को उधर ले जाता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर इतना मल्टीप्लाई करूँगा और तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा. मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. वी कैन कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल. उन्होंने हमसे बी पार्ट में क्या पूछा है, एस्टिमेट द accelerations of electrons and protons due to the electrical force of their mutual attraction when they are 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट. इन्होंने हमें यहाँ से हमको एक्सेलरेशन निकालने को बोला है. तो
तो आपने पहले फोर्स में पढ़ा होगा, force equal to mass into acceleration. This is the one formula which you have learned in your 11th class and the 9th class. अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स तो हमने निकाल लिया है, अब आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? मास आपको पता है, और मास हमको यहाँ पे किसका एक्सेलरेशन निकालना है? एस्टिमेट एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया इस चीज़ को हम देखते हैं। फोर्स तो हमने निकाल लिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय प्रोटॉन ऑन इलेक्ट्रॉन इज सेम इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्रोटॉन, हाउएवर द masses of electron proton are different, thus the magnitude of force is this using Newton's second law, that is the Newton's second law which I just now mentioned, force mass into acceleration, that an electron will undergo, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना एक्सेलरेशन होगा हमको वो निकालना है। तो हम यहाँ पे मास इसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फोर्स तो हमको पता है और हमको एक्सेलरेशन निकालना है, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितना एक्सेलरेशन उस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, नॉट विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंट करेंगे। मैं पेज चेंज करता हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण इनके ऊपर कितना एक्सेलरेशन, दे आर नॉट काउंटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कुछ नहीं करना है, बस अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई स्क्वायर एंड यहाँ पे आर स्क्वायर। डिस्टेंस हमको यहाँ पर दी है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वापस पीछे देख लेता हूँ, जो याद हो जाएगी, आपको भी याद हो जाएगी, 1.602 इतना ही लिखता हूँ उसको, एंड इंटू 10⁻⁻19। डिस्टेंस हमको उन्होंने बताई है, ओके ये मैंने मैंने ई की वैल्यू वहाँ लिख दी, एंड मुझे इसको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिफरेंट है, सॉरी आई कंफ्यूज्ड, ये प्रैक्टिस थोड़ी सी छुटी हुई है, बट आपको कंसेप्ट्स को समझना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है हमारी नोट्स में, अभी हमने निकाली है, यहीं पर लिखी है, ये रही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इसको आप याद रखिएगा हमेशा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। सो दिस विल बी 8.854 इंटू 10⁻⁻12, एंड देन आपका यहाँ पे R है, वो कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर होगा। 10⁻⁻10 मीटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और E क्या है? E की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, जो हमने निकाली थी, 1.602192। इतना लंबा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 10⁻⁻19, एंड देन आपने यहाँ पे क्या किया? इसका स्क्वायर कर दिया, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस व्हाट यू विल गेट। मैं कैलकुलेशन पे नहीं जाऊँगा, ना मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, बट मैं आपको ये लेंथी कैलकुलेशंस बताऊँगा कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाए। अभी हम हमारे वीडियो को टाइम नहीं बढ़ाना चाहेंगे, और ये हमें मिलेगा 10⁻⁸ न्यूटन। अब हमको फोर्स मिल चुका है, और हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन देखना है। तो हमको फोर्स तो मिल गया है 2.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 2.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mass of electron is what? 9.11 into 10⁻⁻31 kg.
एंड हम यूनिट्स अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब चीज़ बाद में कट जाएगी और आपके पास में एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी प्रॉपर वही यूनिट आएगी। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखें। तो हमारे को जो एक्सेलरेशन मिलता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको हम ए से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू आती है 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली मैं एक्सेलरेशन अगर प्रोटॉन पे निकालूंगा तो क्या होगा, फोर्स तो उनके बीच में उतना ही है, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना है उतना ही है 2.3। एक आंसर तो हमारा ये हो गया 10⁻⁻8 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालूंगा 2.3 × 10⁻⁸ न्यूटन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या था 1.67 × 10⁻27 kg। ये आपको याद रहना चाहिए। एंड देन इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में आपको मिलेगा 1.4 × 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज डन। ओके, सो ये न्यूमेरिकल हमने फिनिश कर लिया है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.4 पे। सो लेट्स सी what they are asking in the example number 1.4. A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic, देखो क्या होता है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक से लेके सब कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये जेई में, नीट में, मेडिकल में हर जगह आपसे कहीं ना कहीं बीच में से पूछे जा सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी को हमेशा कोड के पी लो। जैसे रिमेंबर अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय insulating handle in a broad closed A such that the distance between their centers is 10 cm। हम दोनों के बीच के सेंटर की ये एक ए है, एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड है, मतलब इन्होंने एक नायलॉन थ्रेड से एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर को लटका रखा है। अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर है बी, उसको उन्होंने एक इंसुलेटिंग हैंडल मतलब एक इंसुलेटर है, मतलब यहाँ से ये चार्ज फ्लो नहीं होएगा। हमने इंसुलेटर और कंडक्टर पढ़ा है। कंडक्टर मीन्स ये चार्ज यहाँ से फ्लो हो जाएगा, इंसुलेटर मीन्स ये चार्ज यहाँ से फ्लो नहीं होएगा इसके हाथ में। ब्रॉड क्लोज्ड ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर। ये इन दोनों को इतना पास में लाया कि इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ, ये दोनों पॉजिटिव है तो इनके बीच में कुछ रिपल्शन है। Resulting repulsion of A is noted, for example, by shining beam of light measuring the deflection of a shadow on a screen. Sphere A and B are touched by uncharged spheres C and D respectively as shown in the B figure. इन लोगों ने क्या करा, C और D करके दो और स्फीयर लाए और उनको टच कर दिया। इसको इससे टच करा, इसको इससे टच करा। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि जब यहाँ पे कोई चार्ज है Q और ये एकदम अनचार्ज है तो जब हम इन दोनों को टच कर देंगे तो ये Q/2 हो जाएगा और ये भी Q/2 हो जाएगा। सिमिलरली मैं अब इस स्फीयर को उठा के किसी एक अनचार्ज स्फीयर से वापस से टच कर दूँगा तो मुझे यहाँ पे चार्ज Q/4 मिल जाएगा और यहाँ पे भी चार्ज Q/4 मिल जाएगा। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि वो चार्ज इक्वली सेपरेट हो जाएगा। मेरे पास एक ही स्फीयर है, एक ही स्फीयर है, ये चार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है। इन दोनों को टच करूँगा तो दोनों का चार्ज जो रहेगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। तो इस पर भी Q/2 हो जाएगा, इस पर भी Q/2 हो जाएगा। वापस से मैं नया स्फीयर लेके आता हूँ, उस पर ऑलरेडी Q/2 है, Q/2 वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो Q/4 इस पर हो जाएगा, Q/4 इस पर हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं कैसे करें। अब इन्होंने उनको टच कर दिया, इसको इससे टच कर दिया और फिर बाद में इन्होंने क्या कहा, स्फीयर A and B are touched by uncharged spheres। अनचार्ज स्फीयर से टच करा तो पहले चार्ज तो डिवाइड हो गया C and D and then removed and B is brought closer to A at a distance of 5 cm।
पिछली बार वो 10 सेंटीमीटर पे थे, अब सी डायग्राम में वो 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले तो चार्जेस थे, ये चार्ज थे, पहले अनचार्ज स्पेयर से उनको हमने टच करा तो चार्ज तो इक्वली डिवाइड इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, मीन्स दोनों पे आधा आधा चार्ज हो गया और वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में उसको ले आए वापस उन COD स्फीयर को हटा के। तो कैसे होगा ये? Then removed by the physics as shown what is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law. Sphere A and C, sphere B and D have identical size. Sphere A और C का same size है, sphere B and D का same size है. Ignore the sizes of A and B in comparison of the solution. तो जिस सॉल्यूशन जो इन्होंने हमको थ्योरेटिकली बताया हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमको चीज़ समझ में आ जाएगी। ये चीज़ मैं भी आपको समझा सकता हूँ जो मैंने भी समझाई थी। इस पे जो चार्ज है अनचार्ज स्पेस से टच करा तो इसका जो चार्ज होगा इक्वली इस पे डिवाइड हो जाएगा, इसका जो चार्ज है वो इक्वली इस पे डिवाइड हो जाएगा। देन उन्होंने COD को वापस दूर कर दिया और उनको 10 सेंटीमीटर की जगह वापस और पास ले आए। तो क्या फोर्स पे इफेक्ट पड़ा वो हमसे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया? Let the original charge on sphere A be Q. Suppose आप इस चार्ज पे इस वाले जो A स्फीयर है इस पे ओरिजिनली हमने Q चार्ज लिया और P चार्ज यहाँ पे हमारे पास में P स्फीयर ऑलरेडी है एंड दैट ऑन P इसके ऊपर इन लोगों ने Q डैश चार्ज लिया। कुछ चार्ज इसके ऊपर होगा, इक्वल चार्ज है ऐसा तो बोला नहीं है तो हम दोनों को अलग अलग लेना होगा। इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर Q डैश चार्ज, ठीक है। एट a distance r between their center the magnitude of the electrical force is given by फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, तो हमको पता है कैसे करेंगे 1/4 पाई अगेन देन दिस एप्सिलॉन नॉट Q1 Q डैश, क्योंकि Q1 Q डैश चार्जेस है इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। r दोनों के बीच में डिस्टेंस है। नेगेटिंग द साइज ऑफ स्फीयर when an identical but uncharged space C touches A, the charges redistribute on A and C by symmetry, means equally divide हो जाएगा charge. Each sphere carries the charge of Q by T. तो अब जब क्या हुआ सेकंड डायग्राम में जब दूसरा स्फीयर इसके पास में लेके आए जो अनचार्ज था तो यहाँ पे भी Q by 2 हो गया और यहाँ पे भी Q by 2 हो गया और ये है स्फीयर A, ये है स्फीयर C। सिमिलरली जब यहाँ पे आप आओगे तो ये क्या होगा, ये P है और ये D है, यहाँ पे Q डैश बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे Q डैश बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो मेटेलिक स्फीयर को आपने टच कर दिया तो एक का चार्ज उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब F डैश हमारा क्या होगा? F डैश मीन्स अब न्यू फोर्स क्या होगा? ये हमारा डायग्राम ये था। अच्छा हम इसको फिगर 1 लिख देते हैं। फिगर 1 ये हमारा फिगर 2 और ये है हमारा फिगर 3। वापस से C और D को इन्होंने दूर कर दिया और A और B को पास ले आए तो कैसे होगा? अब यहाँ पे है ये और ये हो गया है Q by 2 A इसकी वैल्यू, और पिछली बार इन्होंने R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रखी थी, इस बार इन लोगों ने उसको ज़्यादा पास ले आए हैं। R की वैल्यू इन लोगों ने 5 सेंटीमीटर रखी है। ये हो गया Q डैश बाई 2, स्फीयर भी यही है और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब फोर्स पे क्या डिपेंड क्या चेंजेस आएगा हम भी देखते हैं। डिस्टेंस एक्चुअली आधी हो गई है तो पिछली बार 10 थी, अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। मैं इसको पहले वाले फोर्स को यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। Q डैश इसको मैं K भी लिख सकता हूँ जैसे हमने पहले वाले फार्मूले में देखा और ये हो गया R स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ कि यहाँ पे मेरे कैसे दिस इज़ द F डैश, ये K है, ये हो गया है Q by 2 नया चार्ज इसके ऊपर, और ये हो गया Q डैश बाई 2 नया चार्ज इसके ऊपर, और जो डिस्टेंस है वो भी आधी हो गई है, सो दैट इज R by 2।
यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या उसको r/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो रहा है, जेन्युइन बात है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसको इक्वल लिखता हूँ यहाँ पे। तो इक्वल लिखने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, q/2 यहाँ पे, q'/2 यहाँ पे, देन दिस विल बी द r स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये 2 × 2 हो गया, एंड ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, एंड व्हाट वी विल गेट, we will get this as the value of f which we calculated here. कि q means कुछ फोर्स पे फर्क पड़ा ही नहीं, हमने 3 डायग्राम में 3 एक्टिविटीज करी और वो सेम फोर्स ही आया, तो बस ये आंसर हो गया। F इज इक्वल टू एफ डैश, जो पुराना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन था और नया वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपने आधी कर दी, पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, और चार्जेस भी डिवाइड हो गए क्योंकि आपने अनचार्ज स्पेस उसको चार्ज भी टच भी करा दिया। तो ये पूरा न्यूमेरिकली ऐसा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। Thus the electrostatic force on A due to B remains unaltered, ये चेंज नहीं होगा और ये ऐसा ही रहेगा। अब हम मल्टीपल चार्जेस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।